नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लिखो इंडिया परिवार में। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत कर रहे हैं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के इतिहास पर। और इतिहास में हम पहला पाठ पढ़ेंगे, नाम है जिसका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अध्याय 1, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो सबसे पहले बात करते हैं इस नाम के माध्यम से हमें क्या पता चल रहा है। तो नाम देखते हैं, सबसे पहले आया यूरोप। यूरोप क्या है? यूरोप विश्व का एक महाद्वीप है। और इसके बाद में लिखा है राष्ट्रवाद। अब ये जो राष्ट्रवाद होता है, यूरोप क्या हो गया आपका? यूरोप तो है आपका महाद्वीप, और जो आपका राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद। अब राष्ट्रवाद की अगर आप संधि करते हैं, राष्ट्रधनवाद, इसका मतलब क्या हो जाता है? राष्ट्र का मतलब तो देश, और वाद का मतलब क्या हो जाता है? प्रेम। यानी कि देश के लिए प्रेम, देश के लिए प्रेम, यानी कि देश प्रेम की भावना जागृत करना। इस पाठ में हम देखेंगे कि किस प्रकार से यूरोप के लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना जागृत हुई यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय की। तो राष्ट्रवाद का हमने मतलब देख लिया कि राष्ट्र का मतलब होता है देश, और वाद का मतलब होता है प्रेम, यानी कि देश प्रेम की भावना। यूरोप के संदर्भ में आगे बढ़े तो सन 1848 की बात करते हैं। सन 1848 की बात करते हैं। एक फ्रांसीसी चित्रकार थे, फ्रांसीसी चित्रकार, नाम है जिनका फ्रेडरिक सारी, फ्रेडरिक सारी। इन्होंने एक चित्र बनाया, और उस चित्र में उन्होंने 4 मुख्य चित्र बनाए। उन्होंने 4 चित्रों वाली श्रृंखला बनाई, और इस चित्र श्रृंखला में उन्होंने ये दर्शाया कि जो आपके देश हैं, यूरोप के देश, कहाँ की बात कर रहे हैं? यूरोप की। यूरोप के जो देश हैं वो किस प्रकार से धीरे धीरे स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे हैं, और किस प्रकार से जो है स्वतंत्रता और यूरोप के जो अन्य देश हैं वो आपस में मिल रहे हैं। ठीक है। और उसी चित्र में ये भी दर्शाया गया है कि किस प्रकार से जो है वो निरंकुश जो शासन प्रणाली है उसका खात्मा किया गया था। और के संदर्भ में आगे अगर बात करें तो देखें, सबसे पहले अगर बात करें तो राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? राष्ट्रवाद की अगर बात करें तो देश प्रेम की भावना, देश प्रेम की भावना। ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेडरिक सारियो की, फ्रेडरिक सारियो की। इसमें अगर बात करें तो सन 1848 में इन्होंने सन 1848 में इन्होंने 4 चित्रों वाली एक श्रृंखला बनाई, जो यूरोप के सामाजिक व गणतांत्रिक, यूरोप के सामाजिक व गणतांत्रिक मिलकर बनी थी। ठीक। इस चित्र में उन्होंने सबसे पहले यूरोप के विभिन्न देशों को स्वतंत्रता प्राप्ति करते
दिखाया था। ठीक है, आगे अगर देखें तो ये जो फ्रेडरिक सारियो की का जो चित्र बनाया था इन्होंने, फ्रेडरिक सारियो ने, वो कैसा था? कल्पनादर्श था। कल्पनादर्श, या जिसे हम कह सकते हैं यूटोपिया, जिसे हम क्या कह सकते हैं? यूटोपिया। यूटोपिया क्या होता है? यूटोपिया की अगर बात करें तो समाज की, ऐसे समाज की कल्पना करना जिसका साकार होना लगभग क्या हो? असंभव हो। मतलब ये समाज को हमारे मस्तिष्क से इस प्रकार का सुसज्जित करना कि जिसका साकार होना लगभग क्या है? असंभव है। तो इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं कि ऐसे समाज की कल्पना करना, ऐसे समाज की कल्पना करना जिसका साकार होना, जिसका साकार होना लगभग असंभव हो, जिसका साकार होना लगभग क्या हो? असंभव हो, क्या कहलाता है? कल्पनादर्श कहलाता है। ठीक है, इसी के संदर्भ में आगे अगर बात करें तो फ्रेडरिक सारियो ने जो चित्र श्रृंखला बनाई, उन्होंने सबसे पहले तो एक मूर्ति बनाई। एक क्या बनाई? मूर्ति। फ्रेडरिक सारियो ने एक मूर्ति बनाई, और ये जो मूर्ति है ये किसका रूपक थी? स्वतंत्रता का, स्वतंत्रता का प्रतीक। ठीक, और मूर्ति के हाथ में क्या क्या चीजें थी? हाथ में एक तो आपके मसाल थी, मसाल, जो किसका उदय कर रही थी? ज्ञानोदय का, ज्ञानोदय का। ठीक है, और एक हाथ में क्या थी? मनुष्यों के अधिकारों का घोषणा पत्र, मनुष्यों के अधिकारों का घोषणा पत्र इसमें था। ठीक है, और अगर इसकी आगे की बात करें तो फ्रेडरिक सारियो ने जो चित्र बनाया, मूर्ति के आगे से क्या निकल रहे थे? तेज निकल रहे थे। मूर्ति के पास वाले देश स्वतंत्रता के पास थे। ठीक, और इसी चित्र में उन्होंने क्या बनाया था कि आसमान से फरिश्ते दिखाए जो यूरोप में भाईचारे को इंगित कर रहे थे। किसको इंगित कर रहे थे? भाईचारे। किसको इंगित कर रहे थे? भाईचारे को। तो फ्रेडरिक सारियो की जो 1848 में बनाई गई चित्र श्रृंखला थी, उसमें एक मूर्ति थी। मूर्ति किसका प्रतीक थी? स्वतंत्रता का। और हाथ में क्या थी उनकी? मसाल, जो ज्ञानोदय का प्रतीक थी। मनुष्यों के लिए मनुष्यों के अधिकारों का घोषणा पत्र भी इसी में शामिल था। और अगर बात करें तो मूर्ति के पास वाले जो देश थे वो क्या थे? स्वतंत्रता के पास थे। और आसमान से कुछ फरिश्ते दिखाई जो यूरोप में किसको बढ़ावा दे रहे थे? भाईचारे को बढ़ावा दे रहे थे। ठीक है, और उसी मूर्ति के जस्ट सामने की अगर बात करें, मूर्ति के सामने अवशेष पड़े थे जो निरंकुशवादी सरकार या शासकों के अवशेष थे, ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई कि फ्रेडरिक सारियो ने सबसे पहले 1849 में एक राष्ट्रवाद की क्या बनाई थी? चित्र बनाया था, जिस मूर्ति के अंदर जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी और हाथ में क्या था? उसकी मसाल थी और ज्ञानोदय का प्रतीक थी। ठीक है, मनुष्यों की अगर बात करें अधिकारों का उसके साथ में घोषणा पत्र था। मूर्ति के पास वाले जो देश थे वो स्वतंत्रता के पास में थे, और आसमान से फरिश्ते दिखाए गए जो यूरोप में भाईचारे को क्या कर रहे थे? इंगित कर रहे थे। इसके आगे की अगर बात करें तो हमने यहाँ पर एक नाम पढ़ा है, निरंकुशवादी। इस निरंकुशवादी का मतलब क्या होता है? तो इसी की परिभाषा में लिख देता हूँ कि ऐसी शासन व्यवस्था
जिसकी जनता पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं होता है। जनता पर क्या नहीं होता है? किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है। और साथ में ये क्या होती है, इसकी अगर बात करें तो निरंकुशवादी जो सरकार होती है वो एक तो केंद्रीकृत होती है, ठीक है, और किस पर आधारित होती है? सैन्य बल पर आधारित होती है, सैन्य बल पर आधारित होती है, ठीक है। तो निरंकुशवादी सरकार एक तो केंद्रीकृत होती है, दूसरी सैन्य बल पर आधारित होती है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये कैसी सरकार होती है? दमनकारी सरकार होती है। कैसी सरकार होती है? दमनकारी सरकार होती है। तो राष्ट्रवाद की जो छवि फ्रेडरिक सारियो ने बनाई थी वो इस प्रकार की थी कि मुक्ति थी, स्वतंत्रता, और आसमान से जो फरिश्ते दिखाए गए हैं वो यूरोप में भाईचारे को क्या कर रहे थे? बढ़ावा दे रहे थे। ये उनकी मात्र कल्पना थी, और जो है कल्पनादर्श था। कल्पनादर्श का मतलब मैंने बता दिया था कि क्या होता है कि ऐसे समाज की कल्पना करना जो क्या हो, इतना मतलब अच्छा हो कि उसका साकार होना लगभग क्या है? असंभव है।